हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सेकंड यूज की, जिसके जरिए हम डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है दूसरा है कि हम इसके जरिए जो है कोई भी एक पॉसिबल फॉर्मूला जो है उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, डिराइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके लिए भी हम एक केस देखते हैं कि यानी कि एक सबसे पहले जब हम फॉर्मूला फिजिक्स में स्टूडेंट डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमको एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब कि करते हैं। यानी कि हम कोई मतलब कि हमारे पास कोई एक सिस्टम चल रहा है या फिर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन से हम उसका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अब उसके लिए हमने यहाँ जो है एक साउंड वेव्स यानी कि साउंड जिस तरह हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हम उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और साउंड वेव्स जो है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है यानी कि ये साउंड वेव्स जो है इनकी डिपेंडेंस किन चीजों पे होती है। अगर हम देखें तो ये हमें इसकी डिपेंडेंस जो है एक सबसे पहले रो पे है, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ लिख भी देती हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम है। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम से क्या मुराद है। कि अगर हमारे पास कोई एयर जैसा एयर में अगर हम लोगों ने साउंड वेव्स प्रोड्यूस किए हैं, तो अगर कोई हमारे पास ऐसी गैस है जो कि जिसका वेट हमारे पास कम है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी डेंसिटी कम होगी और वहां साउंड वेव्स जो है वो ज्यादा इजीली मूव कर जाएंगी। और लेकिन जिन गैसेस के अंदर हमारे पास उनका वेट ज्यादा होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का वेट ज्यादा होता है, वहां गैसेस जो हैं वो उनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो अब साउंड वेव्स की जो स्पीड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं या फिर आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, तो वो एक तो डिपेंड कर रही है रो पे, और फिर दूसरी चीज जिसपे वो डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब अगर हम देखें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये भी हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि जिस तरह से हम सॉलिड्स में भी डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर हमारे पास जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन कर सकता है। जैसा कि हम सॉलिड्स को देखते हैं कि उनके अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो सॉलिड में बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करती हैं। ठीक, अब ये तो दोनों हमने डिपेंडेंस देखी है, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं कैपिटल ई से डिनोट कर देती हूँ। अब ये इनकी डिपेंडेंस जो है उसके जरिए हम साउंड वेव्स की स्पीड को जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसका फॉर्मूला नहीं पता, यानी कि फॉर्मूला जो है वो हम नहीं जानते कि इसका क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब वी जो है वो हम कहते हैं कि डायरेक्टली पोर्शन, यानी कि वी जो हमारे पास साउंड वेव्स की स्पीड है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली पोर्शन है रो, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और उसकी मैंने पावर ए लिख दी क्योंकि मुझे इसकी पावर मालूम नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ए का नाम दिया है। और ए जो है वो हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और ई इसी तरह मल्टीप्लाई बाय ई और उसका वेरिएबल मैंने बी कर दिया, और ए और बी मेरे पास यहाँ अननोन है और इनकी वैल्यूज मैं फाइंड आउट करूंगी। और ये मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन डाला है स्टूडेंट्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम जब इक्वालिटी में चेंज करते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। यहाँ मैंने कांस्टेंट पुट कर दिया, कांस्टेंट इंटू रो ए इंटू ई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, यानी कि ये इक्वेशन है, यानी कि जो फॉर्मूला जो कि हम ड्राइव करना चाहते हैं। लेकिन इसमें ए और बी हमारे पास क्योंकि अननोन है, तो उसकी फाइंडिंग के लिए, यानी कि उसको मालूम करने के लिए हम एक पूरा प्रोसेस चलाएंगे कि जिस तरह से अगर हम डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस है, वी जो है अब इसकी डायमेंशनली में वी को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया है। कॉन्स्टेंट क्योंकि हमारे पास एक मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो उसके लिए हम मतलब वो कोई यूनिट नहीं है उसका कोई, तो इस वजह से कांस्टेंट को मैंने एज इट इज लिख दिया है। और फिर मेरे पास यहाँ रो आ जाएगा, रो की पावर ए, और फिर मेरे पास ई और उसकी पावर बी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वी की जब डायमेंशन डालती हूँ स्टूडेंट्स, तो वी की डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं, एल टी की पावर -1 होती है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट मेरे पास स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाता है। और फिर मेरे पास आ जाती है डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन डालूं मैस के लिए मैं कैपिटल एम यूज करूंगी। एल जो है नहीं, वी जो है वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लेंथ इंटू विड्थ और इंटू हाइट।
ठीक है। और विड्थ, हाइट और लेंथ का फॉर्मूला जो है वो मतलब कि जो इसका यूनिट है वो एल है, तो एल की पावर क्या हो जाएगा -3, यानी कि न्यूमिनेटर से जब हम डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमिनेटर में जाएंगे तो -3 उसकी पावर आ जाएगी और होल की पावर ए हो जाएगा। और ई जो है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक मॉड्यूलस है और इलेक्ट्रिक मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है वो इसका फॉर्मूला है। अब स्ट्रेस जो है स्टूडेंट्स वो चीज है, यानी कि जिस तरह से हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो वो भी स्ट्रेस ही कहलाता है हमारे पास, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेन जो बेसिकली हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, जो कि हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला, अब इसका यूनिट अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि अगर हम देखें तो ई है हमारे पास यहाँ फोर्स जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया और डिवाइड बाय कैपिटल एंड चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशंस जो है, यानी कि इसको यूज करते हुए हम इसकी डायमेंशंस डालेंगे। अब अगर हम देखें फोर्स जो है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने क्या डायमेंशंस इसकी लिखी थी, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास इसकी डायमेंशंस आई थी ml t की पावर -2 हमारे पास फोर्स की आ गई, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, एरिया, यानी कि एरिया का हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ होती है, यानी कि L² आ जाएगा। और ये मेरे पास डायमेंशंस की क्लोज हो गई और होल की पावर हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। यानी कि और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि डेल्टा L डिवाइड बाय L जो है ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, दोनों की डायमेंशन L है और वो कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। कांस्टेंट इनटू यहाँ हमारे पास आ जाएगा ml की पावर -3 और की पावर a, और यहाँ मेरे पास जो आ गया वो ml स्टूडेंट्स एक l जो है वो L² से कैंसिल हो गया, तो l की पावर -1 और t की पावर -2 होल की पावर b जो है, ये मैंने मतलब कि ये जो है हमने इसकी डायमेंशन क्लोज कर ली। अब अगर हम स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों क्वांटिटीज का जो, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड से कंपैरिजन करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड से कंपैरिजन करती हूँ तो मैं हर डायमेंशंस को देखूंगी इंडिविजुअली, यानी कि सबसे पहले अगर मैं l को देखूं, यानी कि l की डायमेंशंस देखूं तो यहाँ l की डायमेंशंस अगर देखें तो हमारे पास +1 है, यानी कि L की पावर जो है वो 1 आ रही है, यानी कि उसके ऊपर कोई A B C नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें तो L की पावर जो है वो -3A है, ठीक है। और यहाँ मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, और यहाँ जो है और L की पावर जो है वो L की पावर -B है, ठीक है। ये चीज होगी, यानी कि मैंने दोनों साइडों पे L की इक्वेशंस को कंपैरिजन किया है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास जो सेकंड आ जाती है t की पावर आ जाती है। t को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, t जो है उसकी पावर उसके ऊपर कितनी है, -1 है, और यहाँ अगर हम देखें t के ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या है, -2b है, ठीक है, -2b है, सही। और फिर उसके बाद m को अगर देखें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो m की ऊपर कोई पावर नहीं है तो 0 आ गया, और यहाँ जो है वो m के ऊपर पावर है, m की पावर a है, और दूसरे में अगर हम देखें तो m की पावर क्या है, b है, ठीक है। तो ये हमने सारा इस तरह से कंपैरिजन कर लिया। अगर हम इसको अब रिजॉल्व करें, यानी कि हमारे पास जब हम जानते हैं कि हमारे पास जब बेसिस सेम होती है स्टूडेंट्स तो पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती हैं, ठीक है। जब पावर एड अप हो जाती हैं तो इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ रब कर दूं स्टूडेंट्स और यहाँ इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा कि यहाँ मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ L की पावर जो है होल की पावर क्या बन जाएगा, -3A -3B -3A -B, ठीक है। ये आ गया क्योंकि बेसिस सेम है और पावर्स ऐड होंगे, और ये तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो A + B आ जाएगा, ठीक है। अब मैं पावर्स को अगर कंपैरिजन करूं, क्योंकि बेसिस सेम है और पावर जो है वो आपस में उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, तो हर इक्वेशन में, यानी कि इसमें और इसमें तीनों इक्वेशन में इनका कंपैरिजन करूं तो मेरे पास जो 3 इक्वेशन बनती है वो 1 = -3A -B बनती है। एक मेरे पास इक्वेशन ये आ गई है स्टूडेंट्स। दूसरी मेरे पास इक्वेशन आई है -1 = -2B, और फिर थर्ड इक्वेशन मेरे पास आई है 0 = A + B। अब इन दोनों इक्वेशन, ये हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, इनके जरिए मैं अगर इस इक्वेशन के जरिए देखूं तो मेरे पास B की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 1/2 अगर मैं इसमें पुट करूं तो मैं A की वैल्यू निकाल सकती हूँ -1/2, यानी कि B A के बराबर है, A = -B है,
तो फिर इस वजह से मैंने बी की ए की वैल्यू जो है वो निकाल ली। अब स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यू मेरे पास निकल आई है और मेरे पास जो है वो मेरा सारा कुछ जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं ये ए और बी की वैल्यू जो है सिंपली इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट की है। तो मैं उसको देख सकती हूँ कि मेरे पास क्या आ जाता है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट इंटू रो। अब आप देख सकते हैं रो ए बी है हमारे पास रो, और उसके ऊपर मैंने ए की वैल्यू जो डाली है वो -1/2 डाली है, और ई की पावर जो है वो मैंने क्या डाली है 1/2, ठीक है। तो ये मैंने इसकी दोनों की ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स वी का, यानी कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, कॉन्स्टेंट ई डिवाइडेड बाय रो होल की पावर 1/2। और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट, और इसको मैं अंडर रूट लिख सकती हूँ ई डिवाइडेड बाय रो। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है किसके लिए, स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स के लिए, ठीक है। और जिससे मुझे पता चल गया है कि ये डायरेक्टली पोर्शन टू ई है और इनवर्सली पोर्शन टू रो है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेनिफिट्स जो कि हमने हासिल किए हैं डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से, और हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया है स्पीड ऑफ द साउंड का। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.